स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ़ सैफ़ी। आज से हम यूजीसी नेट का जो जर्नल पेपर है उसको शुरू करने वाले हैं। आप में से जो भी लोग यूजीसी का पेपर देते हैं उनको पता होगा कि जो यूजीसी का पेपर होता है वो 2 पेपर हमें देने होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जर्नल पेपर होता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, या इस पेपर को हम सामान्य पेपर भी कहते हैं, जो कि सबका कॉमन होता है। और दूसरा पेपर हमारे विषय का होता है। उस विषय का होता है जिसका हम चुनाव करते हैं, जिसका चयन करते हैं या जिसकी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें हमें आगे पीएचडी करनी होती है, प्रोफेसर इत्यादि बनना होता है। जिस विषय का भी हमें ज्ञाता बनना होता है, दूसरा वह विषय होता है। ठीक है, तो यूजीसी जो पेपर करवाता है 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला जर्नल पेपर, दूसरा हमारा विषय का पेपर। जो जर्नल पेपर है मैंने बताया वो कॉमन होता है, और उस जर्नल पेपर में 50 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 50 प्रश्न होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 50 गुणे 2 करें तो 100 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं लिख करके ही बता देता हूँ। देखिए, जो यूजीसी पेपर करवाता है अपना, यूजीसी पेपर करवाएगा, ये गलत कर दिया नहीं, यूजीसी नेट कर लेते हैं। यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 2 होते हैं पेपर हमारे। पहला जो पेपर होता है वो जर्नल होता है, यानी सामान्य पेपर होता है, जो कि सबका कॉमन होता है। कैसा होता है? ये कॉमन पेपर होता है। और दूसरा जो पेपर होता है ये हमारा विषय का होता है। ये सबका समान होता है, और इसमें बहुत सारे विषय होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, मैथ है, मैथ तो नहीं, इसके अलावा समाजशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं, संस्कृत है, उर्दू है। तो ये बहुत सारे इसमें विषय होते हैं, और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करता है और फिर वो पेपर देता है। तो किसी भी विषय का चुनाव करने वाला विद्यार्थी इस सामान्य पेपर देता ही है। अच्छा, यह जो पेपर है ये हमारा, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इस पेपर में क्वेश्चनों की संख्या होती है हमारी 100 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 2 नंबर का होता है। तो 100 गुणा 2 इजिकल टू 200 नंबर, 200 नंबर का ये होता है। इसके अलावा जो हमारा सामान्य पेपर है इसमें 50 प्रश्न होते हैं, और ये भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 50 गुणे 2 करते हैं तो 100, तो 100 नंबर का ये होता है। यदि हम 200 प्लस 100 कर दें तो कुल 300 नंबर का पेपर होता है। तो यह जो मेरिट बनती है हमारी 300 नंबर से बनती है। अब इसी के आधार पर यूजीसी में जेआरएफ कैटेगरी, यानी पहली कैटेगरी जो होती है वो जेआरएफ की होती है। पहली जो कैटेगरी होगी वो किसकी होगी? जेआरएफ की होगी। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो नेट की होती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो पीएचडी की होती है। तो 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। इसी के आधार पर क्या होती है, मेरिट बन जाती है हमारी, यानी जैसे मान लेते हैं ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी एक कास्ट है, यानी ओबीसी एक कास्ट है। तो यदि हम ओबीसी की बात करें किसी सब्जेक्ट को लेकर के, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, संस्कृत उठा लेते हैं, क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र हूँ, तो संस्कृत हम ले लेते हैं। मान लेते हैं संस्कृत का पेपर है, और उसमें हम जेआरएफ की कट ऑफ की बात करते हैं, तो 300 में से लगभग 200 प्लस नंबर उसे चाहिए बच्चे को जेआरएफ करने के लिए। यदि हम नेट की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, नेट की बात करें, तो संस्कृत के बच्चे को, जो कि ओबीसी का है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, उसको नेट क्वालिफाई करने के लिए 300 में से लगभग 175 प्लस नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 175 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हम पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी के लिए 160 प्लस नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 160 प्लस नंबर चाहिए। तब जाकर के हमारा 160 प्लस पर हमारा पीएचडी हो जाता है। जो ओबीसी का बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो नेट है 175 के आसपास, कभी कभी कट ऑफ इधर उधर हो जाती है, आगे पीछे चली जाती है। तो यह है, और ओबीसी यदि है वो
और जेआरएफ चाहता है तो 200 प्लस नंबर, यानी कि उसको 100 प्लस प्रश्न ठीक करने ही करने हैं यदि उसको जेआरएफ चाहिए अपने हाथ में, ठीक है। और जेआरएफ करने के लिए महत्वपूर्ण रोल होता है इस फर्स्ट पेपर का, इस कॉमन पेपर का। जो व्यक्ति इस फर्स्ट पेपर पर, इस कॉमन पेपर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, वह व्यक्ति जेआरएफ निकाल ले जाता है और उसका जो विषय का प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। यदि हम सामान्य पेपर में, जनरल पेपर में 40 प्रश्न सही कर देते हैं तो हमारा जो लोड है ना, वो इस वाले जो हमारे विषय का लोड है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और विषय का लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आगे जेआरएफ करने के लिए ये जो हमने 40 प्रश्न सही करे हैं ये हमें बूस्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन 40 प्रश्नों को हमें कैसे गेन करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उसकी हम आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पेपर है इसका एक अपना सिलेबस है, पैटर्न है। तो उस सिलेबस की बात करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कैमरे को अच्छा ही परेशान कर रहा है, लिखने नहीं दे रहा है, इस कैमरे को हटा देते हैं यहाँ से। मुझे लगता नहीं है कि इसकी आवश्यकता होगी, और यदि आपको लगे कि कैमरा होना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इस कैमरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास कर लूँगा। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। कैसे हटेगा भाई? हट गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसका जो सिलेबस है, यदि हमने इसका सिलेबस देख लिया तो समझिए जो पेपर है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हमारा क्या, पाठ्यक्रम। तो पहले नंबर पर जो इन्होंने यूनिट लगाई है, इसको 10 यूनिटों में बांट दिया है, 10 खंडों में बांट दिया है, या ऐसा कहिए कि 10 अलग अलग चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो पहले चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर हमें दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड, या इसे हिंदी में हम शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, या इसे हम शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं। अभिक्षमता कहिए या अभिवृत्ति कहिए, एक ही बात है। तो इंग्लिश में इसको एप्टीट्यूड ही कहते हैं, शिक्षण एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा जो यूनिट है वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, है नी, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। इसको शोध अभिक्षमता कहा गया है। इसको क्या कहते हैं? शोध अभिक्षमता। और इसको शोध अभिवृत्ति भी कहते हैं, शोध अभिवृत्ति। इसके अलावा तीसरा जो यूनिट, ये तीसरी जो इकाई इस पाठ्यक्रम में लगाई गई है वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है। इसको संप्रेषण भी कहते हैं या संचार भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। देख लेते हैं, COMMUNICATION। इसको क्या कहा गया है? इसको कम्युनिकेशन, या इसको हिंदी में संप्रेषण कहा गया है, संप्रेषण, या इसको संचार कहा गया है, ठीक है, या इसको संचार कहा गया है। चौथी जो इकाई है वो एक गद्यांश है। क्या है? एक गद्यांश है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहर्सन कहा गया है नी, क्या कहा गया? इसको कॉम्प्रिहर्सन कहा गया है, इसको गद्यांश कहते हैं। गद्यांश का मतलब है एक गद्य दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है नी, और उस गद्य का कुछ अंश दिया गया है। तो उस गद्य के अंश में से हमें 5 प्रश्न दे दिए गए हैं, और उन 5 प्रश्नों को हमें उसमें से देख करके लिखना है, ठीक है। तो आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर की जब हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पर क्या है? इसमें 5वें नंबर पर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग दी गई है। इसको लॉजिकल रीजनिंग को हम तार्किक या क्या कह सकते हैं भाई, तार्किक अभिक्षमता कह सकते हैं, तार्किक तर्क कह सकते हैं, है नी, तार्किक तर्क कह सकते हैं, तार्किक रीजनिंग को, ठीक है, तर्की कहेंगे। और इसके अलावा जो छठी इकाई है, इसमें DI है। इसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, या आंकड़ों की व्याख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंकड़ों की व्याख्या। कुछ आंकड़े हमें दिए हुए होंगे और उन आंकड़ों के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसको सॉल्व करना है। जब हम 7वें नंबर की इकाई की बात करते हैं तो मैथ की हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ गणितीय प्रश्न होंगे, गणित के कुछ प्रश्न होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है।
तो ये हो गया सातवां। आठवां जो इकाई है वो आईसीटी की मान लेते हैं हम। आईसीटी, आईसीटी को कहा गया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैथ यानी इसको हम गणित कह सकते हैं। और ये जो आईसीटी है इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं भाई? इंफॉर्मेशन को सूचना कहा गया है। कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं। टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रौद्योगिकी। और उसके बाद जो नवीं यूनिट है, नवीं इकाई है, वो नवीं यूनिट को क्या कहा गया है? नवीं यूनिट कौन सी लगी हुई है? इसको हम कह सकते हैं इसको कह सकते हैं एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहा गया है। इसको पर्यावरण कह सकते हैं। इसको पर्यावरण कह सकते हैं। और जो 10वीं यूनिट है, इस 10वीं यूनिट को हम हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कह सकते हैं, या इसको हिंदी में उच्च शिक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये हमारी 10 इकाइयाँ इसमें लगी हुई हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि इन 10 इकाइयों में कुछ इकाइयों को हमें अपनी कमांड में रखना है। अपनी कमांड में रखने का मतलब यह है कि इन 10 यूनिटों में से कम 7 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए कि मेरा गलत नहीं होगा। इसमें से आप कौन कौन सी यूनिट ऐसी तैयार कर सकते हैं जिसमें से प्रश्न आप आने पर आप उसको गलत नहीं करेंगे? तो पहली यूनिट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। दूसरी मैं सजेस्ट करता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, है नहीं? पहली मान लेते हैं इसकी, दूसरी मान लेते हैं इसकी, और तीसरी आपकी ये वाली यूनिट। इसमें से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये गद्यांश है, इसमें से प्रश्न केवल छांटने होते हैं। इसके अलावा जो चौथी यूनिट है वो आपकी ये हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की। इसमें से आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। 5वीं यूनिट आपकी डीआई, ये भी आपकी, इसमें से भी आपका एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और छठी इकाई जो है ये यूनिट जो है आपकी कौन सी है? ये 5वीं छठी मान लेते हैं इसको, मैथ की। इसमें से भी आपका एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और एक और इकाई हम मान लेते हैं आईसीटी 7वीं, जिसमें से हम एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो ये 7 यूनिट, इन 7 यूनिट्स पर हमें कमांड बना के रखनी है। इसमें से पर्यावरण और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली की ये जो 2 यूनिट हैं ये रटने वाली हैं। कैसी हैं? रटने वाली हैं। इनमें केवल रटना है, हमें समझना कुछ नहीं है। और भाई क्या है भाई, देख लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है। तो हायर एजुकेशन है, इसमें केवल रटनाएं हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों को आपको याद करना है। ऐसा ही एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के आंकड़े हैं भाई, ये एनवायरनमेंट के आंकड़े हुए या इसके उच्च शिक्षा प्रणाली के आंकड़े हुए। यदि आप इनको एक बार याद कर लेंगे तो ये बदलेंगे नहीं, है नी? ये चेंज नहीं होते हैं, है नी? कैसे? ये चेंज नहीं होते हैं। वुड डिस्पैच की यदि हम बात करते हैं 1854, तो वुड डिस्पैच 1854 ही आगे तक हमें याद रखना है। एक बार याद कर लेंगे तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें और फिर हमें आसानी रहेगी। यदि आप याद कर लेंगे तो फिर मुश्किल से आप इन दोनों यूनिट पर भी कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने वाली यूनिट की मैं बात करता हूँ जिसमें से आपको दिमाग लगाना है। पहली यूनिट आपकी ये हो गई जिसमें आपको दिमाग लगाना है। दूसरी यूनिट आपकी ये हो गई जिसमें आपको दिमाग लगाना है। तीसरी यूनिट आपकी ये हो गई जिसमें आपको दिमाग लगाना है। इसके अलावा और इसमें रिसर्च में कुछ पोर्शन उसका है, स्टैटिक्स के कुछ प्रश्न आते हैं उसमें, तो इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना है। तो 4 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आपको अपनी मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं उनको खोल करके रखना होगा, तभी आप इन 4 यूनिटों पर कमांड कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है जिसको पढ़ने में आनंद आता है, और कम्युनिकेशन भी एक ऐसी है जिसको पढ़ने में आनंद आता है। तो आप आनंद के साथ पढ़ते पढ़ते इन यूनिट्स को हम ख़त्म कर लेंगे। और क्या कर लेते हैं, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर लेते हैं, और एक इसमें से जो हमें अच्छी लगती है एक ये वाली ले लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को हम
सीरीज में चला लेते हैं, सीरीज में चला या पैरेलल में चला लेते हैं। एक पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, पैरेलल में चलाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम आज जो शुरू करते हैं वो करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस बन गया होगा आपका, मुझे लगता है। यहाँ से हम टीचिंग एप्टीट्यूड की कक्षा निकाल लेते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको यहाँ लगा लो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कक्षा कितनी बड़ी हो गई है हमारी। कक्षा हो गई है 15-29, यानी 15 मिनट की कक्षा हो गई है। चलिए, बेस हमारा बन गया है यहाँ से। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया है आपको, पहली जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। टीचिंग का मतलब शिक्षण, एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कहिए या शिक्षण अभिक्षमता कहिए, एक ही मतलब है। अब यह जो शिक्षण शब्द है, इस शिक्षण शब्द की बात करते हैं कि ये शिक्षण शब्द कहाँ से आया है। क्योंकि यदि हमें किसी शब्द के विषय में जानना है तो उसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं एक बार। व्युत्पत्ति से हमें उस शब्द का अर्थ पता चल जाता है। तो शिक्षण जो शब्द है मुख्य रूप से संस्कृत का एक धातु है, वो धातु है शिक्ष, शिक्ष धातु है। तो ये जो शिक्ष धातु है, इस शिक्ष धातु से ये शिक्षण शब्द बना हुआ है। और ये जो शिक्ष धातु है इसका अर्थ होता है सीखना। तो सीखने के अर्थ में हम शिक्ष धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसी से ये शिक्षण शब्द बन गया है। तो क्या शिक्षण का अर्थ भी यहाँ पर सीखना हुआ? यहाँ पर शिक्षण का अर्थ भी सीखना होना चाहिए, लेकिन यदि हम इस अर्थ को देखें, इस वाले अर्थ को देखें, तो यहाँ पर भी शिक्षण का अर्थ सीखना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर का अर्थ यह है कि यह जो पाठ्यक्रम है, यूजीसी नेट ने जो पाठ्यक्रम लगाया है और इस पाठ्यक्रम में यह जो शब्द दिया है हमें शिक्षण, इस शिक्षण शब्द का अर्थ केवल सीखना नहीं है, अपितु सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना दोनों है, ठीक है। हट भाई हट, सीखना और सिखाना दोनों है। समझ में आया? तो ये जो शिक्षण शब्द है, इस शिक्षण शब्द का अर्थ है सीखना और सिखाना। तो अब मैं शिक्षण शब्द के स्थान पर सीखना और सिखाना प्रयोग करूं तो ज़्यादा सही है। समझ में आया? ज़्यादा सही होगा कि नहीं होगा? तो ज़्यादा सही होगा क्या? सीखना और सिखाना शब्द का प्रयोग ज़्यादा सही होगा। तो हम क्या करते हैं? सीखना और सिखाना, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षण कार्य होता है उसमें जो शिक्षक होता है वह सीखता भी है और सिखाता भी है। बच्चों को सिखाता है और बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अनुभव सीखता है, एक्सपीरियंस सीखता है और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीख लेता है, ठीक है। तो ये है, देखते हैं। अब यह जो शिक्षण है, यह जो सीखना और सिखाना है, यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है व्यापक शिक्षण, दूसरा जो होता है वह होता है संकुचित शिक्षण। व्यापक शिक्षण जो होता है, इस व्यापक शिक्षण को अनौपचारिक शिक्षण कहा गया है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल का मतलब है ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन इसका सीधा अर्थ यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो व्यापक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जो अनंत काल तक चलता रहता है, जिसे जीवन भर सीखा जाता है। यह व्यक्ति जीवन भर सीखता है, कभी प्रकृति से सीखता है, कभी अपने मित्रों से सीखता है, कभी आसपास के लोगों से सीखता है, अपने आसपास का जो वातावरण है उससे सीखता है, चलते हुए सीख लेता है, खाते हुए सीख लेता है, पीते हुए सीख लेता है, रोते हुए भी सीख लेता है। बहुत सारी जगहों पर ये जो बच्चा है या ये जो शिक्षार्थी है वह सीख लेता है। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है इसको अनौपचारिक शिक्षण कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का उपचार नहीं होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो एक ऐसा शिक्षण है, अनौपचारिक है और व्यापक है। व्यापक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड शिक्षण है।
आप खड़े खड़े भी सीख लेते हैं, आप सोते सोते भी सीख लेते हैं, सोते सोते भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं हम। सपने में कुछ अलग आ जाता है तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और यह जो व्यापक शिक्षण है, ये मैंने बताया आपको कि अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जब हम संकुचित शिक्षण की बात करते हैं तो संकुचित शिक्षण, इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जो लिमिटेड होता है, इसकी अपनी लिमिट होती है। इसमें कुछ पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से हमें सीखना होता है। इसमें कुछ टाइमिंग फिक्स होती है कि 2 से 4 पढ़ना है आपको, 2 से 4 लर्निंग होगी, यानी 3 से 6 पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। इसमें टाइमिंग है, लिमिट है, और इसमें एक क्लास है, क्लासरूम है, उसमें आपको सीखना है। और इसमें कोई ना कोई सिखाने वाला है, इसमें ट्रेनर है, टीचर है, और कोई ना कोई उसमें लिमिटेशन है, कुछ सीमितताएं हैं, यानी कुछ दायरे हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ समय है। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है वह कैसा होता है? संकुचित होता है। और संकुचित का मतलब छोटा, सुकड़ा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। संकुचित का मतलब इकट्ठा हुआ या छोटा। जैसे एक क्या कहते हैं, एक रबर है, रबर की ये गेंद है, ये रबर की एक गेंद है। यदि हम इस रबर की गेंद को हाथ से दबा दें तो ये संकुचित हो जाएगी। संकुचित का मतलब है इसकी अपनी कुछ लिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड का मतलब है इसमें इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित हो जाएंगी कि इससे ज़्यादा नहीं है। सुकड़ जाएगी, है नहीं, सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है वह संकुचित शिक्षण की श्रेणी में आता है। मैंने आपको बताया कि इसको औपचारिक शिक्षण कहते हैं, यानी ये क्लास में होता है। सबसे खास बात, ये क्लास में होता है। इसमें कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम होता है। जैसे स्कूल, ये किसी संस्था में होता है, कोई स्कूल होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई कॉलेज होगा, उसमें हम इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जो व्यापक शिक्षण होता है, यह व्यापक शिक्षण, इसके लिए हमें कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई गाइडेंस, कोई समय, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें ये चीज़ें तो होती ही नहीं हैं। ना तो कॉलेज होगा, ना क्लासरूम होगा, ना समय होगा, ये कुछ नहीं होता है नहीं। तो फिर होता कैसे है ये? ऐसे होता है, आप मान लेते हैं सड़क पर जा रहे हैं, और सड़क पर जाते जाते आपने किसी हलवाई से जलेबी बनानी सीख ली। आपने कोई गेंद से खेल रहा था तो आपने उससे गेंद खेलना सीख लिया। आप किसी मैदान में गए, क्रिकेट के मैदान में, वहाँ पर 2 मिनट खड़े हुए या आधे घंटे खड़े हुए, आपने वहाँ पर समय दिया और वहाँ पर आपने बॉलिंग सीख ली या बैट चलाना सीख लिया। कहीं किसी समूह में जाकर के खड़े हो गए तो वहाँ पर आपने कुछ सीख लिया। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यह जो शिक्षण है यह अनंत काल तक चलता है, जीवन भर तक चलता है। जब बच्चा शिशु होता है, जब बच्चा कैसा होता है, शिशु होता है, तब से लेकर के जब वह बच्चा किशोरावस्था में जाता है, या वह बच्चा वयस्क होता है, बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने तक वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है यह व्यापक होता है और प्रौढ़ शिक्षण कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, प्रकृति से सीखता है। तो मुझे लगता है आसान भाषा में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक का मतलब है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, और अनौपचारिक का मतलब जो बंधा हुआ है, जिसमें कोई ना कोई सीमाएँ हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होता है, तो समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इसके अलावा हम जो चीज़ें मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताई हैं वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी हैं, तो आप इनको यहाँ से अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो शिक्षा शब्द जो है वो शिक्ष धातु से ये बना है, जिसका मतलब सीख देना होता है। सीखना और सिखाना लिख लीजिए यहाँ पर, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, सीखना और सिखाना। इसके अलावा यह एक कौशल युक्त अंतः प्रक्रिया है। कौशल युक्त का मतलब है स्किल बेस्ड है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण जो है वो स्किल बेस्ड है नहीं, और अंतः प्रक्रिया है। अंतः का मतलब है हमारे अंदर है, अंतः प्रक्रिया है, अंदर की प्रक्रिया है। और
ज्ञान अनुभव, इसमें लिखा है ज्ञान अनुभव तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों से अधिगम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण क्या करता है? यह जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इससे क्या होता है? इस शिक्षण की प्रक्रिया से जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है और यानी वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत से इन सब चीज़ों से सीखने में हमें सहायता मिलती है। इन सब चीज़ों से हमें सीखने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। और एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसके अलावा छात्र को वांछित ज्ञान सीखने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। ठीक है, जो छात्र है, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, रिक्वायर्ड नॉलेज जानते हैं? रिक्वायर्ड नॉलेज, मान लेते हैं बच्चा 5वीं क्लास में है, 5वीं कक्षा में है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 5वीं कक्षा में आने के बाद उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है जिसे आप 2री तक या 4थी तक ABCD, इसके अलावा SNR, आसयाम, इमली, उल्लू ये पढ़ा रहे थे। इसके अलावा आपने उसे गिनती सिखाई, इसके अलावा आपने उसे जोड़ सिखाए, घटा सिखाया, है नहीं, अलिफ, बे, पे, ते ये सिखाए। इसके अलावा आपने उसे और क्या कह सकते हैं, और क्या सिखाया, और भाग इत्यादि ये सिखाए। तो इतनी सारी चीज़ें उसे 4थी क्लास तक आपने सिखा दी। अब रिक्वायरमेंट क्या है? इससे आगे सीखना, भाग से आगे सीखना बच्चे की रिक्वायरमेंट है। अब वो 5वीं क्लास में आ गया है। अब उसे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए इंग्लिश की। इसके अलावा उसको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। इसके अलावा उसको मैथ के जो सम्स हैं, उन मैथ के सम्स को पढ़ना आना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये क्या है? उस शिक्षार्थी की रिक्वायरमेंट है, वांछित ज्ञान है, रिक्वायरमेंट नॉलेज है। और उसको सीखने के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करना है। ठीक है, अनुकूल वातावरण का क्या मतलब है? अनुकूल वातावरण का मतलब यह है, मान लेते हैं कि हमें बच्चे को क्या सिखाने हैं? भाग सिखाने हैं। मान लेते हैं बच्चा अभी 4थी में है और उसको रिक्वायरमेंट है किसकी? भाग की। मैं इसको यहाँ से इरेजर से साफ कर देता हूँ, राइटिंग कुछ ठीक नहीं है, आप मैनेज कर लेना। चलिए मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। चलिए साफ कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे थे अनुकूल वातावरण की। मान लेते हैं जो बच्चा है उसको हमें भाग सिखाना है। भाग सिखाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे को गिनती आनी चाहिए, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 इनको पहचानना आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? उसको गुणा आनी चाहिए। गुणा से पहले क्या आना चाहिए? गुणा से पहले उसको जोड़ आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उसको जोड़ भी आना चाहिए, उसको घटा भी आना चाहिए, उसको 4थे नंबर पर गुणा भी आनी चाहिए, उसको 5वें नंबर पर पहाड़े भी आने चाहिए। पहाड़े मतलब टेबल, तो उसे टेबल भी आने चाहिए। जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तब वह बच्चा भाग सीखने के योग्य है। तो अनुकूल वातावरण हम तब बनाएंगे जब उस क्लासरूम में ये वाले बच्चे होंगे जिसको गिनती आती हों, जिसको जोड़ आते हों, जिसको घटाते हों, जिसको गुणाते हों, जिसको पहाड़े आते हों। जब हम इतनी सारी स्किल जिस बच्चे के अंदर हैं उस बच्चे को क्लासरूम में बिठाएंगे, तब भाग सीखने वाला जो वातावरण है वो तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनुकूल वातावरण तैयार करना। समझ में आ गया? और अधिगम की अधिकता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो अधिगम की अधिकता। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है ये चलिए इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हम वर्ड हमें लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, समझेंगे तो बहुत आसान है। एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। पहले इसको हमने साफ किया। हम बात कर रहे हैं किसकी? अधिगम की। एक दो शब्द हैं हमारे सामने। सबसे पहले शब्द आता है हमारे सामने शिक्षण, दूसरा अधिगम, यानी शिक्षण अधिगम। तो ये क्या है शिक्षण और ये क्या है अधिगम? तो अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब है जो हमने अधीत कर लिया है। अधिगम का मतलब है जो हमने सीख लिया है, लर्निंग। इसको कहते हैं लर्निंग।
और इसको कहते हैं टीचिंग। एक रूल चलता है यहाँ पर, एक रूल चलता है और वो रूल है यदि शिक्षण हुआ है तो अधिगम होगा। ये आवश्यक है। यदि हम कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो अधिगम होगा ही होगा, लर्निंग होगी ही होगी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, लर्निंग होगी। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हुई हो तो टीचिंग भी हुई होगी, ये ज़रूरी नहीं है। यदि लर्निंग हुई है तो टीचिंग होना आवश्यक नहीं है, जबकि यदि टीचिंग हुई है तो लर्निंग आवश्यक है, लर्निंग ज़रूरी है, लर्निंग होती ही होती है। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आप यहाँ इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, तो लर्निंग तो होगी। लेकिन यह जो मैंने अभी बात आपको बताई कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण हुआ हो, ये वाला, यदि अधिगम होगा, यदि अधिगम हुआ हो तो शिक्षण हुआ होगा, यह ज़रूरी नहीं है। अधिगम मतलब अधिगम हुआ हो, बच्चा अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, खुद ब खुद सीख लेता है नहीं? तो लर्निंग तो होती है, लेकिन मुझे आप बताइए जब बच्चे ने खुद से कोई चीज़ सीखी है तो वहाँ पर टीचिंग हुई है? वहाँ पर टीचिंग तो नहीं हुई, सिखाया तो नहीं है किसी ने, है नहीं? किसी ने सिखाया तो नहीं, वो खुद से सीख गया। बहुत सारी चीज़ें हम खुद से सीख जाते हैं, अपना पा जाती हैं हमसे। प्रकृति से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, आसपास के माहौल से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, वातावरण से सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग करते हैं तो टीचिंग हुई है, नहीं, लर्निंग करते हैं तो टीचिंग हुई होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि टीचिंग ना हुई हो और लर्निंग हो गई हो, लेकिन जब जब टीचिंग होती है तो लर्निंग होती ही होती है। समझ में आया? जब शिक्षण कार्य होता है तो अधिगम होता ही होता है। तो मुझे लगता है आपको अधिगम का जो अर्थ है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिगम की अधिकता शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण जो है ना, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य है अधिकता किसकी, अधिगम की। लर्निंग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी आप शिक्षण कार्य करें तो उस शिक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो लर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, इस क्लास को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, मैं जो टीचिंग कार्य कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा से चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ, अधिगत कर पाएँ, लर्निंग हो पाए यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा, है नहीं? समझ में आया? बिल्कुल एक चीज़ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं? तो यही चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनर है वो चीज़ों को घुमा फिरा देता है और वहाँ से प्रश्न पूछता है। लेकिन जब हमारा बेस एकदम से क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, तो फिर हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है और हम प्रश्न को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इतनी चीज़ें हुई, मुझे लगता है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखना। उसके बाद हम शिक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं। शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या विशेषताएं शिक्षण में? तो शिक्षण की पहली विशेषता क्या है, बौद्धिक गतिविधि। आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है ना, जब उस पर टीचिंग का कार्य हो जाता है ना, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। उस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। वह फिर अपने आप से निर्णय लेने के लिए कुशल हो जाता है। वह बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद करने लगता है। तो टीचिंग का अपना एक प्रभाव है। समझ में आया? तो क्या होता है, सबसे पहली जो विशेषता टीचिंग की है वो क्या है, बौद्धिक गतिविधि है। हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि का विकास हो जाता है। पहली क्या है, विशेषता है। दूसरी, शिक्षण की दूसरी विशेषता क्या है, सामाजिक, व्यावसायिक एवं विकासात्मक उद्देश्य प्रक्रिया। अर्थात जो शिक्षण की दूसरी विशेषता क्या है, समाज को सुधारना, यानी समाज में परिवर्तन लाना। व्यवसाय, जब व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है तो उससे व्यवसाय भी करता है अपना। और विकासात्मक उद्देश्य की प्रक्रिया है, विकासात्मक उद्देश्य वहाँ से पनपते हैं। यानी जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो हमारे समाज के लिए कार्य करता है, ये इसका अर्थ है। और जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपना व्यवसाय भी करेगा, कोई बिजनेस करेगा। जीवन जीने के लिए उसको अर्थ तो चाहिए, अर्थ का मतलब धन तो चाहिए। अब धन कहाँ से आएगा, वो व्यवसाय से आएगा। तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा कुछ ना कुछ, यानी
तो कैसा शिक्षण से क्या हुआ कि शिक्षण से कितनी सारी चीज़ें प्रभावित हुई। देखिए, पहला समाज प्रभावित हो गया, दूसरा हमारा जो बिजनेस है वो प्रभावित हो गया, हमारा जो काम करने का तरीका है वो बदल गया एकदम से शिक्षण होने के बाद, और विकासात्मक सा उद्देश्य हो गए हमारे। उद्देश्य कैसे हो गए हमारे? विकासात्मक हो गए। हम आगे जो भी निर्णय लेने की सोच रहे हैं ना, जो भी हम निर्णय लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि आगे वह जो हमारा निर्णय है वो आगे फ़ायदा देने वाला हो, विकासात्मक हो, हमें डेवलप की ओर लेकर के जाए। तो इस प्रकार के उद्देश्य हो गए। और अधिगम, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण का समन्वय, यह जो शिक्षण है वो कैसा है? अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण। अधिगम का मतलब लर्निंग, अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शनल, यही इंस्ट्रक्शनल बोलते हैं इसको, और प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंग्लिश मेरी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अधिगम का मतलब लर्निंग, अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन, और प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। तो इनका क्या है? जो शिक्षण है वो समन्वय है। ये सारी चीज़ें होती हैं शिक्षण में। अधिगम भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, और ट्रेनिंग भी होती है। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे विधियों का प्रयोग करते हैं, मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी, और उनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। बीएड इत्यादि जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, और शिक्षण एक विज्ञान भी है, या हम कहें शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण को वैज्ञानिक क्यों कह दिया? उसके क्या कारण हैं उसे वैज्ञानिक कहने के? तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण वैज्ञानिक क्यों है? शिक्षण को वैज्ञानिक क्यों कहा गया है? तो जो शिक्षण होता है, अच्छा, किसी भी चीज़ को हम वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम कि ये चीज़ साइंटिफिक है? क्योंकि साइंटिफिक जो होती है ना, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, वो परीक्षण करने के योग्य होती है, वो टेस्टेबल होती है। वो कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है नहीं? और उस पर कारण प्रभाव देखा जा सकता है। जो भी वैज्ञानिक होगी उस पर कारण प्रभाव देखा जा सकता है। ये ऐसा क्यों है और इसका क्या प्रभाव है, ऐसा देखा जा सकता है नहीं? वैज्ञानिक का यही तो तरीका है। और उसका टेस्ट किया जा सकता है, वो टेस्टेबल है, निरीक्षेबल है, परीक्षेबल है नहीं? निरीक्षेबल है, निरीक्षण किया जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है नहीं? और वह कैसे? वो वैज्ञानिक कब होता है? जब वो व्यवस्थित होता है। जब सुव्यवस्थित होगा कहेंगे कि वैज्ञानिक है, यानी जिसका हम परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, जिस पर कार्य कारण प्रभाव देख सकते हैं, उसको कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है। उसकी जांच की जा सकती है, उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है, ये सही है गलत है इस बात का पता लगाया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण का अंतिम चरण मूल्यांकन है। शिक्षण जो होता है ना, उसका अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण ही मूल्यांकन है। अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन है। शिक्षण होने के बाद मूल्यांकन होना जरूरी है। लास्ट में क्या होगा? मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन से ही प्रतिपुष्टि मिलेगी कि शिक्षण कार्य हुआ कि नहीं हुआ। जो हमने चीज़ों को सिखाया उससे लर्निंग हुई है कि नहीं हुई, वो किससे होगा? वो हमें मूल्यांकन से ही पता चलेगा। तो वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। कैसा है? व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। समझ में आया? उसके बाद यह जो शिक्षण है ना, इसका निरीक्षण किया जा सकता है, इसका परीक्षण किया जा सकता है, इसका टेस्ट लिया जा सकता है, इसलिए, और कारण कार्य प्रभाव देखे जा सकते हैं इस पर, और क्या, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है, और इसमें इवेल्युएशन, मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन किया जा सकता है। इसलिए यह जो शिक्षण है यह वैज्ञानिक है, और शिक्षण एक कला भी है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला भी है। कला कैसे है? तो कला है व्यवहारिक, कलात्मक, व्यक्तिगत विषमताओं के समन्वय के साथ शिक्षण को प्रभावी बनाना। देखिए, यह जो शिक्षण है वो कला क्यों है? क्योंकि ये व्यवहारिक है, व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसका हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जब शुरू में हमें का, खा, गा, घ, अंग, चा, छा, जा, जा, ई, टा, ठा, डा, डाना, ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी, तो उन सारी चीज़ों को सिखाने के बाद इन सारी चीज़ों का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? 2 दूनी 4 जो हमें सिखाया गया है, इस सिखाए हुए को जब हमें पिताजी हिसाब लगाने के लिए बोलते हैं तो हम उनको हिसाब लगा के देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं भाई।
तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये व्यवहारिक प्रक्रिया है, व्यवहार में काम आती है। शिक्षण तो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये कलात्मक है। कैसी है? आर्टेबल है, कलात्मक है, कला है इसमें, और व्यक्तिगत विषमताओं के समन्वय के साथ चलती है। व्यक्तिगत विषमताओं के समन्वय के साथ, ठीक है। और क्या करती है? शिक्षण को प्रभावी बना देती है, शिक्षण को प्रभावशाली बना देती है। समझ में आया? उसके बाद शिक्षण कला क्यों है? क्योंकि नए शिक्षण कौशल एवं तकनीकों से रचनात्मकता लेकर के आती है विषय में। तो नए शिक्षण कौशल यानी स्किल और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी लाती है। क्रिएटिविटी का मतलब जानते हैं आप? क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ भी चीज़ क्रिएट कर देना, है नहीं? रचनात्मकता कहते हैं इसको। कुछ भी रच देना, नया बना देना, है नहीं? इन्वेंशन कर देना, कुछ भी आविष्कार कर देना, तो वो है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हों तभी आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है। आप किसी भी क्षेत्र में, आप बाल काटने में भी आपकी स्किल हो सकती है, आपकी सफाई करने में भी स्किल हो सकती है, आपकी नाव चलाने में भी स्किल हो सकती है, आपकी किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में स्किल हो सकती है। आपके अंदर कौशल हो सकता है और उसी क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी से उसका समन्वय स्थापित कर सकते हैं। मान लेते हैं आप बार्बर हैं, नाई हैं, बाल काटते हैं, तो पहले के समय में कैंची वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर काम हुआ तो उनके लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर दिया गया। टेक्नोलॉजी आई नहीं आई, बताइए? तो नए शिक्षण कौशल एवं तकनीकी से रचनात्मकता आती है नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। दृष्टिकोण स्थापित करना, यह जो शिक्षण है ये कला इसलिए है क्योंकि इससे दृष्टिकोण स्थापित होता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है ना, तो उसको उसका चीज़ों का देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और समाज में विकास में सहयोगी होता है। और शिक्षण कला इसलिए है क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो समाज में बदलाव लाते हैं, और समाज में बदलाव ला करके उसे गड्ढे में नहीं ले जाते, उसको विकास की ओर ले अग्रसर करते हैं, विकास की ओर लेकर के जाते हैं। और यही कार्य शिक्षण भी करता है, इसीलिए शिक्षण एक कला भी है। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब अच्छे शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो अच्छा शिक्षक कब बनेगा? तो अच्छा शिक्षक बनेगा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि अच्छा शिक्षक कब होगा? जब वह अपने विषय का ज्ञाता होगा, अपने विषय का नॉलेजेबल बंदा होगा, विषय का ज्ञान उसे होगा। ठीक है? अच्छा शिक्षक वो होगा जिसे अपने विषय का ज्ञान होगा। यदि आपको पेपर में क्रम पूछने के लिए आए, अच्छे शिक्षक के गुण बताइए, और उसमें ये सारे गुण आपको दिख जाएं, तो आप इनको इसी क्रम में लगा देना, इसी क्रम में लगा देना। सबसे पहले विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। देखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अच्छे शिक्षक के सर्वश्रेष्ठ गुण कौन कौन से हैं। तो हो सकता है कि उसमें अनुशासन हो, उसमें कक्षा प्रबंधन कौशल हो, प्रभावी संप्रेषण कला हो, है नहीं, हास्यवृत्ति हो, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि, मतलब जुनून हो, शिक्षण में रुचि हो। ये बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में दी हुई होंगी, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ, है नहीं, जब सर्वश्रेष्ठ गुण की बात आएगी तो सर्वश्रेष्ठ गुण यही है, जो शिक्षक है उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। भाई, आप यदि मैथ के टीचर हैं तो मैथ की नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो आप शिक्षक बनेंगे, है नहीं? तभी तो शिक्षक कहलाएंगे। मैं यदि रिसर्च पढ़ाता हूँ तो मुझे रिसर्च के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो मैं एक अच्छा शिक्षक बन पाऊँगा, मैं अपनी बातों को शिक्षार्थियों को समझा पाऊँगा। यदि मुझे विषय ही कंठस्थ नहीं है, मेरा विषय ही कमज़ोर है, तो फिर मैं कैसे एक अच्छा शिक्षक बन पाऊँगा? तो अच्छा शिक्षक का ये पहला गुण है कि वो उसको विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुशासन। अनुशासन में ज़रूरी नहीं है कि वही अनुशासन का अर्थ आप वही लें कि टाइम से आना, टाइम से जाना, ये वो नहीं। अनुशासन में बहुत सारी चीज़ आती हैं, सकारात्मकता आती है नहीं, वातावरण बनाना, समय पाबंदी आती है, पाठ्यक्रम आता है, समाप्ति आती है, निरंतरता आती है। ऐसा भी दे सकता है, भाई ऐसा पूछा कि अच्छे शिक्षक के गुण बताइए, तो उसमें से ऐसा भी दे सकता है कि कक्षा वातावरण, पाठ्यक्रम, है नहीं, या उसका व्यवस्थीकरण, शोर का नियंत्रण में कक्षा का अनुशासन, ऐसा भी दिया सकता है। और ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन यदि सबसे पहले नंबर पर कोई चाहेगा तो ये आएगा, दूसरे
दूसरे नंबर पर अनुशासन आएगा, तीसरे नंबर पर ये कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाना, समय पाबंदी, पाठ्यक्रम समाप्ति एवं निरंतरता। पाठ्यक्रम समाप्ति का अर्थ जानते हैं आप? पाठ्यक्रम समाप्ति का मतलब यह है, मान लेते हैं जून से आपका सेशन शुरू हुआ और दिसंबर में आपका सेशन खत्म होने वाला है, और जून तक आप पहले चैप्टर पर जून से आप पढ़ा रहे हैं और पहले चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, और नवंबर तक आप पहले चैप्टर को ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपने अपना जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस पाठ्यक्रम को तो समाप्त ही नहीं किया। तो ये अनुशासन के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया, है नहीं? ये तो डिसिप्लिन के खिलाफ हो गया एकदम। तो क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब है जो पाठ्यक्रम दिया गया है और जो समय उसका बता दिया गया है उस समय पर उस पाठ्यक्रम को तैयार करवाना और बच्चे का मूल्यांकन करना, है नहीं? तो ये भी अनुशासन में आता है और ये एक अच्छे शिक्षक का गुण है नहीं? ये अच्छे शिक्षण का गुण बताया गया है। और सकारात्मक वातावरण बनाना, ये नहीं है कि नेगेटिविटी भर दी जाए बच्चों के अंदर, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। समय का पंक्चुअलिटी आपकी होनी चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए। यदि 11 बजे कक्षा आपकी है तो आपको 11 बजे उस कक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए, है नहीं? तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आप लिख लेना, इनको याद कर लेना। कक्षा प्रबंध कौशल, ये तीसरा गुण आपका बताया गया है, कक्षा वातावरण, पाठ्यक्रम व्यवस्थीकरण, शोर का नियंत्रण एवं कक्षा का अनुशासन। इसके अलावा प्रभावी संप्रेषण कला, ये चौथा गुण है। देखिए, प्रभावी संप्रेषण कला, अच्छा शिक्षक तब कहलाता है जब उसे अपने विषय का ज्ञान तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो संप्रेषण है, उसका जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो। अच्छा शिक्षक तब कहलाता है जब वो विषय के ज्ञाता होने के साथ साथ अपने विषय को अच्छे प्रकार से समझा ले जाए। मुझे विषय का ज्ञान तो है, मान लेता हूँ कि मैं बहुत सारी नॉलेज है मेरे अंदर जो ज्ञान है वो कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने ढेर सारी किताबों को एकदम से निचोड़ करके खा लिया है, पी लिया है, और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर नॉलेज का भंडार हो गया है, लेकिन मैं अपनी बात को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? मैं एक अच्छा शिक्षक कब बन जाऊंगा? मुझे विषय का ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जितना मुझे आता है मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया, सारा का सारा आपके जहन में उतार दिया। समझ लीजिए मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। और यदि मैं अपनी बात को आपको समझा ही नहीं पा रहा, इसके कारण भी होते हैं बच्चों। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण ये होते हैं, यदि मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं गलत टेक्निक का प्रयोग कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत टेक्निक का प्रयोग कर रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे ना? आपकी बात को समझना, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं आप 6ठी क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं, यानी 6th क्लास में हैं, और आपको भाग सिखाने के लिए कहा गया है, और आप जो 6ठी क्लास में आए हैं, आपने 4थी में नहीं पढ़ा, 5वीं में नहीं पढ़ा, और आपने सीधा 6ठी में एडमिशन ले लिया है। और आपको जब 4थी नहीं किया, 5वीं नहीं किया, तो आपको गुणा नहीं आती हैं, आपको जोड़ भी नहीं आते हैं, आपको घटाने भी नहीं आते हैं, और आपको क्या नहीं आता है? आपको पहाड़े भी नहीं आते हैं, है नहीं? आपको क्या नहीं आते? आपको पहाड़े भी नहीं आते हैं। और मुझे जिम्मेवारी दे दी गई है, जवाबदारी दे दी गई है कि आपको इस 6ठी क्लास के बच्चे को भाग सिखाना है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा आया और मैंने 20-30 ऐसे लिखा और 5 का भाग देना शुरू कर दिया, और मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया, कभी 5 का भाग दो 20 में। मैं दुनिया भर की टेक्निक का प्रयोग कर लूँ, मैं आपको भाग नहीं सिखा सकता जब तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि समस्या कहाँ रही है बच्चे को सीखने में, इस बच्चे को मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझाते समय ये बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है मेरी बात को, यदि मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, ये सारी चीज़ें समझ ली, और फिर उसका समाधान किया, फिर इसको वो सिखाया जिसके माध्यम से अगला विषय उसे समझाना है, और फिर उसके बाद ये मैंने मैंने उसको समझा कि इस पर गिनती नहीं आ रही है, इस पर गुणा नहीं आ रही है, इस पर जोड़ नहीं करना आ रहा है, इस पर भाग नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया? इन सारी चीज़ों को बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब सीखो भाग। और फिर जैसे ही मैंने एक बार में बताया, एक बार में बच्चे ने कह दिया कि मेरे समझ में आ गया। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए यदि आप बेस्ट शिक्षक बनना चाह रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई है आज मैंने ये बहुत बड़ी चीज़ बताई है। यदि आपको किसी भी छात्र को समझाना है और वो नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ये देखना है कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है नहीं? ये नहीं देखना है कि हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमारी चीज़ों को हर कोई समझ लेगा। नहीं, सब आपके लेवल के नहीं होते हैं। जो कक्षा में बच्चे होते हैं उनका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है सबका,
सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग है, किसका स्मृति स्तर तेज है, कोई क्रिएटिव चाइल्ड है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई दिव्यांग है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं और हमको साथ में लेकर के सबका शिक्षण करना है, सबको साथ में लेकर के पढ़ाना है। तो सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए हमें शिक्षण कार्य करना है। समझ में आया इतनी सारी चीज़ें। चलिए अब शिक्षण जो है उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और दी गई हैं। जैसे शिक्षण यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षक, मैंने अभी देखिए यही वाली बात बताई है मैंने आपको, अभी जो मैंने आपको बताई है ना वो यही वाली बात बताई है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान उस शिक्षक को होना चाहिए, तब उसके अंदर अच्छे शिक्षक के गुण हैं। यानी शिक्षण विधि, आपको एक मेथड समझ में नहीं आ रहा, दूसरे मेथड से समझाइए। इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा, कोई और मेथड का प्रयोग करिए, उससे समझाइए। उसे भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ और व्यवहारिक में आ जाइए, बिल्कुल उसी के लैंग्वेज पर आ जाइए। मान आप शिक्षक की भाषा में समझा रहे हैं और बच्चा एकदम गांव टाइप का, देहात टाइप का बच्चा है, उसमें इस प्रकार की, तो उसको उसी प्रकार की लैंग्वेज पर आ जाइए। जिस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग बच्चा करता है अपने व्यवहारिक यूज़ में, अपने मेलजोल के साथियों से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, आप यदि उसी भाषा में उस बच्चे को समझाएंगे तो निश्चित रूप से उसको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मुझे लगता है आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद उत्साहवर्धक होना चाहिए। शिक्षक का अगला जो गुण बताया गया है वो उत्साहवर्धक होना चाहिए। उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, है नहीं? जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है। और फिर अगला जो बताया है गुण क्या है, शिक्षण में रुचि पैदा करना। शिक्षण में क्या करना, रुचि पैदा करना। अरे शिक्षण को इतना मज़ेदार कर दो कि बच्चा कहे कि हमें तो इनसे पढ़ना है, हमें तो इन वाले शिक्षक से पढ़ना है, हमें तो इनसे पढ़ना है, हमें तो इनका समझ में आता है। तो ऐसा होना चाहिए। और शिक्षण के अंदर जो शिक्षक है ना, उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पढ़ाने का अलग ही क्या कह सकते हैं। चलिए अपनी भाषा में बताना कमेंट के माध्यम से क्या होता है। अब देखिए अगली बात करते हैं किसकी, शिक्षण के कुछ मॉडल हैं, प्रतिरूप हैं, दृष्टिकोण हैं। इनको मॉडल कहिए, प्रतिरूप कहिए या दृष्टिकोण कहिए, एक ही बात है। तो शिक्षण जो है उसके कुछ मॉडल दिए गए हैं। तो शिक्षण के कितने मॉडल हैं, 2 मॉडल यहाँ पर बताए गए हैं। पहला जो होता है वो शिक्षक केंद्रित मॉडल होता है और दूसरा जो मॉडल होता है वो छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, मैं समय देख लेता हूँ कितना हो गया, समय 51। तो काफ़ी लंबी कक्षा आज की हो गई। तो आज इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं और कल हम टीचर ओरिएंटेड और छात्र ओरिएंटेड जो मेथड है, जो मॉडल हैं, इनको कल से देखते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझानी है आपको। और हम एक काम करते हैं, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो हमारे पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। तो ऐसी उम्मीद है मुझे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए, यदि आपको लगा हो कि सेक्शन जो है वो दमदार है, इसका जो बच्चे हैं उनको लाभ होने वाला है, तो इसको अपने मित्रों तक शेयर कर देना। ठीक है, चलिए।